देखो बच्चे, हम लोगों ने प्रिज्म के बारे में सबसे पहले अपनी 10th क्लास में पढ़ा था, और हम लोगों ने जब ये टॉपिक पढ़ा था तो आप लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया होगा प्रिज्म का। तो होता क्या है बच्चे, आमतौर पे अगर हमारे पास कोई प्रिज्म हो, उससे आप कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट पास कराओ। कैसी लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है उसको पास कराओ, तो रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखने को मिलता है। ऐसे लाइट जाती है, एक बार रिफ्रैक्शन होता है और दूसरी बार रिफ्रैक्शन होता है, 2 टाइम्स रिफ्रैक्शन होता है। एक बार जब लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर कर रही होती है, एक बार जब लाइट प्रिज्म से बाहर जा रही होती है। ये जो फिगर है ये मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए है। मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है बच्चे? जिसकी एक ही वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी हो, उसमें ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता है। मोनोक्रोमेटिक लाइट में किसी भी प्रकार का डिस्पर्जन या स्प्लिटिंग ऑफ लाइट देखने को नहीं मिलता है। देखो बच्चे, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। अगर हम लोग इसकी जगह व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो व्हाइट लाइट में डिस्पर्जन देखने को मिलता है, ऐसे विबग्योर देखने को मिलता है। अगर हम लोग यहाँ पर व्हाइट लाइट यूज करें तो व्हाइट लाइट में क्या होता है, क्योंकि व्हाइट लाइट 7 कलर से बनी हुई होती है। व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर्स से मिलके बनी होती है, तो इसके अंदर हमें डिस्पर्जन फिनोमेना देखने को मिलता है। डिस्पर्जन का मतलब ये होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स। इस फिनोमेना को डिस्पर्जन कहते हैं। अगर हम बात करें डिस्पर्जन की, तो डिस्पर्जन फिनोमेना आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी थी जिसका नाम था डिस्पर्जन। व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना इसे डिस्पर्जन कहते हैं। इसके विबग्योर बनता है, नीचे वॉयलेट होता है, ऊपर क्या होता है? रेड। विबग्योर ऐसे होता है सीरीज में, इसे हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो व्हाइट लाइट टूटती है 7 कलर्स में, उन 7 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखो बच्चे, अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, बट एक्चुअली क्या होता है 12th क्लास में ये बताते हैं कि आखिर डिस्पर्जन होता क्यों है। 10th क्लास में सिर्फ ये बताया गया था कि डिस्पर्जन होता है, तो 12th क्लास में आपको ये पता चलेगा डिस्पर्जन का कारण क्या होता है। देखो बच्चे, हम लोगों ने स्नेल्स लॉ देखी है, n1 sin i = n2 sin i। व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर से मिलकर बनी होती है। व्हाइट एक्चुअल में कोई कलर नहीं होता है, ऐसा माना जाता है साइंस के हिसाब से कि व्हाइट एक्चुअल में कोई कलर नहीं होता। व्हाइट कलर की कोई वेवलेंथ नहीं होती, ध्यान रखना। व्हाइट कलर कोई कलर एक्चुअल में होता ही नहीं है। फिजिक्स के हिसाब से, साइंस के हिसाब से व्हाइट कलर कोई कलर है ही नहीं। 7 कलर अगर मिल के मर्ज करते हैं तो इससे हमें व्हाइट लाइट मिलती है। तो एक्चुअल में कोई व्हाइट कलर कुछ भी नहीं होता है, और व्हाइट कलर की कोई वेवलेंथ नहीं होती, और व्हाइट कलर की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। सर, तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, ये भी तो आप व्हाइट बता रहे थे। मोनोक्रोमेटिक लाइट रेड हो सकती है, ब्लू हो सकती है, लेजर लाइट, ब्लू लेजर लाइट यूज कर सकते हो, रेड लेजर लाइट यूज कर सकते हो। आप कोई सी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर सकते हो, ग्रीन, ब्लू, रेड। इधर देखो बच्चे, अब हम आगे बात करते हैं। तो देखो बच्चे, ये मान लो ये व्हाइट लाइट है, ये विबग्योर में स्प्लिट हो गई, ये स्प्लिट हो गई है। तो अब यहाँ पर हम 12th में सीखते हैं कि ऐसा क्यों है, कि स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, डिस्पर्जन का क्या कारण है। तो देखो बच्चे, डिस्पर्जन का बेसिक कारण ये होता है कि हम स्नेल्स लॉ की बात करते हैं, n1 sin i = n2 sin r। अंकित ने भी सही जवाब दिया था इसका, कि जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन होता है या सेकंड टाइम, 2 बार रिफ्रैक्शन होने को मिलता है। जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम रिफ्रैक्शन होता है तो जो व्हाइट लाइट आती है, व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनी होती है, तो हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, और जब वेवलेंथ अलग अलग होगी तो हर कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि 10th क्लास के बच्चे को अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। बट 12th क्लास का स्टूडेंट ये बताता है कि हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है, हर अलग अलग वेवलेंथ के लिए, हर अलग अलग वेवलेंथ के लिए। मतलब अगर हमारे पास कोई मीडियम है, उसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रेड लाइट के लिए अलग होगा, और ग्रीन लाइट के लिए अलग होगा, और ब्लू लाइट के लिए अलग होगा। जब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी अलग अलग होगा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा तो अलग अलग एंगल पे वो बेंड करेगा, और जब वो अलग अलग एंगल पे बेंड करेगा तो अपने आप व्हाइट लाइट से वो अलग हो जाएगा, स्प्लिट अप हो जाएगा। अपने आप ही उनका समूह क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, उनकी दोस्ती खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबकी राहें अपनी अपनी हैं। इसको, इस रेड कलर को उधर जाना है, वॉयलेट कलर को उधर जाना है, दोबारा यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, और ऐसा हमको स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिस्पर्जन क्यों होता है, तो आप यही बोलोगे, क्योंकि अगर हम बात करें व्हाइट लाइट में, तो हमें व्हाइट लाइट में डिस्पर्जन देखने को मिलता है, और इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बना होता है। हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, हर वेवलेंथ की
हर अलग अलग वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा तो सबका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा। जब सबका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग होगा तो सब अलग अलग एंगल पे बैंड करेंगे, और जब अलग अलग एंगल पे बैंड करेंगे तो अपने आप क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेपरेट। तो हर कलर 7 कलर्स क्या हो जाते हैं, अपने आप सेपरेट हो जाते हैं, और इस फिनोमेना को कहते हैं फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन। तो देखो अच्छा, ये फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन है, ये 12th क्लास के लिए एज पर इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, जैसे कि हम अभी बता रहे हैं कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट फिनोमेना नहीं है। ये सब हम इंट्रोडक्शन पार्ट ले रहे हैं जो कि 10th क्लास का था, उसी को हम कंटिन्यूएशन में डील कर रहे हैं ताकि आपको आगे की चीज़ें समझ में आ सके। तो आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी बच्चों, आपने एक ऐसा डायग्राम से पढ़ा था 10th क्लास में, और उसमें कुछ चीज़ें पढ़ी थी। ये नॉर्मल हो गया, इसको आप कहते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते थे एंगल ऑफ इमरजेंस। जिस एंगल से लाइट रे एंटर कर रही है उस एंगल को एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। जिस एंगल से लाइट रे बाहर जा रही है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। अब इसमें कुछ खास बात होती है बच्चे, ध्यान रखना, किसी भी प्रिज्म में अगर आप देखो आई और ई इंटरचेंजेबल होते हैं। इसका क्या मतलब होता है, अगर मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है और एंगल ऑफ इमरजेंस 60 डिग्री है, मतलब आपने 30 डिग्री पे लाइट मारी और 60 पे निकल रही है, तो उल्टा करोगे तो सेम दिखेगा। मतलब अगर लाइट ऐसे जा रही है तो ऐसे आएगी, और अगर इधर से आएगी तो इधर से आएगी, मतलब अपने आप का मतलब वो सेम पाथ फॉलो करेगी। क्या करेगी, सेम। अगर मान लो ये 30 60 है, अगर लाइट यहाँ से आ रही है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो लेट अस 30 है और ये 60 है, और अगर लाइट रे यहाँ से आने की जगह यहाँ से आना चालू हो जाए, अगर ये 60 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा इस चीज़ के बारे में। तो हमने ये सब देखा बच्चे, ये सब तो बेसिक आइडियाज़ हैं। इसके अंदर एक टर्म और आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी थी जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जिसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बच्चे, देखो अगर मान लो यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होता, इधर देखो बच्चे, अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो लाइट रे कैसे जाती, सीधी सीधी जाती, ऐसे 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 सीधी सीधी जाती। बट एक्चुअली क्या हुआ, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ तो लाइट रे 2 बार बेंड कर गई, और 2 बार बेंड करने की वजह से वो यहाँ जाने की जगह अब किधर जाने लगी, इधर। इधर देखो बच्चे, इधर जाने लगी। तो इनिशियली लाइट रे ऐसे जा रही है, फाइनली लाइट रे कैसे जा रही है, इस पाथ में जा रही है। तो इनिशियल पाथ ही है और फाइनल पाथ ही है। इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ के बीच का जो एंगल होता है, इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ के बीच का जो एंगल होता है, इसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक अल्फाबेट डेल्टा। जैसे डेल्टा वेरिएंट आया ना बच्चों, ये डेल्टा, ये डेल्टा, डेल्टा, ठीक है, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। चलो बच्चे, ये सब कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब हम अपना 12th क्लास का पोर्शन चालू करेंगे कि हमें पढ़ना क्या। बच्चों एक टॉपिक आप लोगों ने 10th क्लास में देखा होगा जिसे हम रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट कहते हैं। रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट में क्या होता है कि अगर जैसे यहाँ से वाइट लाइट आ रही है, वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रही है, अगर आपने ठीक जैसा प्रिज्म ये यूज़ किया वैसा ही एक प्रिज्म यूज़ किया, सारी स्पेसिफिकेशन सेम हो, बस उल्टा उसको यूज़ किया है, तो लाइट रे दोबारा से रिकॉम्बिनेशन करती हैं। अब रिकॉम्बिनेशन किस फिनोमेना पे डिपेंड करता है, इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा फिनोमेना नहीं है। इसमें आप मैथमेटिकली चेक कर सकते हो कि कैसे लाइट फिर से रिकम्बाइन कर रही हैं, क्योंकि वही बच्चे, जब जैसे लाइट रे यहाँ पे स्प्लिट अप हुई, अब इस तरीके से रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना कुछ इस तरीके से हुआ कि वो आपस में क्या कर गई, कंबाइन कर गई। तो ये मैथमेटिकल है। कैसा है, मैथमेटिकल है। रिकॉम्बिनेशन तभी देखने को मिलता है जब आइडेंटिकल सिचुएशंस हो। अगर आइडेंटिकल सिचुएशंस इन दोनों प्रिज्म की ना हो, ये दोनों प्रिज्म अनआइडेंटिकल हो, तो ऐसा कोई रिकॉम्बिनेशन का फिनोमेना अपने को देखने को नहीं मिलेगा फिलहाल के तौर पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमको अपना 12th क्लास का टॉपिक देखना है कि जो हमारे सिलेबस में आता है। तो 12th क्लास का जो टॉपिक है प्रिज्म का, किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में बताएंगे। हो सकता है आपके स्कूल में प्रिज्म का प्रैक्टिकल में भी आपने किया हो या ना भी किया हो, बट मुझे कुछ चीज़ें बतानी है जिससे आपकी प्रिज्म के टॉपिक को लेकर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो देखो बच्चे, इसके लिए हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू आपको पूरा सुनाएंगे। तो देखो बच्चे, मान लो हमारे पास एक प्रिज्म है, ये एक प्रिज्म है। मान लेते हैं कि हम इसे मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करा रहे हैं, और मान क्या लेते हैं, हम मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करा रहे हैं इससे। ये प्रिज्म है, इससे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करा रहे हैं। तो हमारे पास एक प्रिज्म है, और हम लोग अभी मतलब 12th क्लास में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में प्रैक्टिकली देखेंगे कि क्या पढ़ रहे हैं, फिर हम आपको समझाएंगे। तो देखो बच्चे, ये प्रिज्म है,
हम मान लो इसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करा रहे हैं, तो ये लाइट ऐसे जाएगी, इस तरीके से उसका कुछ पाथ होगा, 2 बार रिफ्लेक्शन फॉलो करेगी, ठीक है। जब हम किसी प्रिज्म की बात करते हैं तो 2 एंगल्स जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिज्म के केस में। एक होता है एंगल ऑफ डेविएशन और एक होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? ये प्रिज्म का जो एंगल होता है ना बच्चे, इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर देखो बच्चे, बोर्ड पे देखो बच्चों, सभी जिनके डाउट्स हैं मैं सबको बाद में बताऊंगा, बट पहले पूरा फोकस रखो, पूरी कहानी सुनो, पहले जानो चीजों को, फिर बाद में बात करना। अपने माइंड को वेवर मत करो, पूरा फोकस रखो बोर्ड पे, ठीक है, क्या चल रहा है। तो ये मान लो लाइट रे है, जा रही है, ऐसे पास कर रही है, इस तरीके से आ रही है। तो ये जो टॉपिक अभी मैंने बताया इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, 10th क्लास में भी ये सब चीजें आपने देखी थी। बट हम लोग यहाँ पर क्या खास बात करने वाले हैं जो 10th क्लास से फर्क है, इतना तो हमने वो उसमें भी देखा था। अब देखो अच्छा, जैसे मान लो हम कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं प्रिज्म का, और ये मान लो नॉर्मल है, ये जो एंगल है इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे कहेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बन जाएगा, यहाँ जो बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन बन जाएगा। तो अब क्या होता है, जैसे मान लो बच्चे मैं कोई एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा हूँ, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, मैं कोई एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी कैरी आउट कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू ली, तो उसकी हिसाब से कुछ एंगल ऑफ इमरजेंस होगा और उसी के हिसाब से कुछ एंगल ऑफ डेविएशन होगा। जैसे मान लो मैंने किसी एंगल पे लाइट इंसिडेंट करवाई, जैसे लेटेस्ट एक 30 डिग्री पे लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है। हमारे हाथ में मेनली कौन सी चीज़ होती है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि हमें इंसिडेंस कराना है, बाकी चीज़ें अपने आप होंगी, क्योंकि जब आप इंसिडेंस कराओगे तो इमरजेंस तो अपने आप ही होगा ना, वो हमारे हाथ में है क्या? नहीं। पढ़ाई हमारे हाथ में, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं उस हिसाब से। तो इंसिडेंस एंगल हमने यहाँ पर लाइट रे आई, यहाँ पर अब लाइट रे जाएगी, तो उस इंसिडेंस एंगल के बेसिस पे कुछ एंगल ऑफ इमरजेंस होगा और कुछ एंगल ऑफ डेविएशन होगा। जैसे मान लो ऐसा होगा, एक सेट हो जाएगा, सेट मतलब कि एक आई की स्पेसिफिक वैल्यू पे ई और डेल्टा डेविएशन की कुछ वैल्यू होगी। बट मान लो हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, और एक्टिविटी में क्या होता है, हम अपनी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, पहले एक वैल्यू लेते हैं, फिर दूसरी वैल्यू लेते हैं, फिर तीसरी वैल्यू लेते हैं। हम यहाँ पर किस चीज़ को चेंज कर सकते हैं? जब शाबाश बच्ची, हम यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर सकते हैं। पहले मान लो हमने इंसिडेंस एंगल 30 रखा, फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दिया। हरी बताओ बच्चे, अगर मान लो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दिया तो उससे क्या होगा? क्या दोनों चेंज हो जाएंगे या नहीं होंगे? होंगे। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दोगे तो उससे यहाँ पे एंगल ऑफ इमरजेंस भी चेंज हो जाएगा और एंगल ऑफ डेविएशन भी चेंज हो जाएगा। और मान लो ऐसी एक्टिविटी हमको करने को मिल गई, हमने क्या किया, ऐसी एक्टिविटी की, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट को ट्रेस किया, लाइट का पार्ट ट्रेस किया, प्रिज्म में ड्रॉ किया पूरा। तो मान लो हमें कुछ टेबल बन गई, जैसे मान लो ऐसे कुछ, ये बच्चे मैंने रैंडम वैल्यूज ली हैं, इस पे कोई भरोसा मत करना है, ऐसे ही अपने आप वैल्यू लिख दी है। वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कैसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है और क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो मान लो मैंने ऐसा लिया, अगर ये लिया तो ये वैल्यूज आई, ये लेना हमारे हाथ में होता है, ये दोनों वैल्यू हमारे हाथ में नहीं होती है, ठीक है बच्चे। इधर देखो बच्चे, अब ये लेना हमारे हाथ में होता है, ये दोनों वैल्यू हमारे हाथ में नहीं होती। ये तो जो वैल्यूज होंगी वो डिपेंड करेगा कि प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, प्रिज्म किस मटेरियल से बना हुआ है, प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, ये तो ये कुछ अलग अलग वैल्यूज पर डिपेंड करेगा। हर केस में अगर प्रिज्म चेंज हो जाएगा तो ई की वैल्यू और डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ई और डेल्टा की वैल्यू डिपेंड करेगी कि प्रिज्म का मटेरियल क्या है और प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है। देखो अच्छा, प्रिज्म के अगर हम बारे में बात करें तो प्रिज्म की 2 स्पेसिफिकेशंस होती हैं। जैसे मान लो किसी चीज़ की स्पेसिफिकेशन होती है, फ़ोन की स्पेसिफिकेशन होती है, तो बहुत सारी होती हैं, कैमरा किस टाइप का है, प्रोसेसर किस टाइप का है, मेमोरी कितनी है। बट प्रिज्म में 2 चीज़ों से उसको जाना जाता है, एक एंगल ऑफ उसका प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, और दूसरा प्रिज्म मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यार बच्चे, तो प्रिज्म के बारे में अगर प्रिज्म के फीचर या प्रिज्म की प्रॉपर्टीज जान रहे हो या जो भी है, प्रिज्म 2 चीज़ों से आइडेंटिफाई होता है, उस प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है और उस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। समझो बच्चे, और कुछ नहीं होता। जैसे कोई भी चीज़ है उसकी प्रॉपर्टीज़ के से जानी जाती है, तो प्रिज्म की 2 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट होती हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ठीक है बच्चों। तो ऐसी सेट ऑफ वैल्यूज़ मिलेगी हमें। जैसे मान लो ये हो गया, फिर मान लो चेंज करते जाएंगे, ऐसे हो गया 49 हो गया और 51 डिग्री, ऐसे कुछ वैल्यूज आ गई। इधर
इधर बच्चे देखो, इधर देखो बच्चे, ठीक है। तो मान लीजिए हमने कुछ सेट ऑफ इंसिडेंस वैल्यूज ली, उसके बेसिस पे हमें कुछ सेट ऑफ इमरजेंस वैल्यू और एंगल ऑफ डेविएशन मिला, हमारी एक टेबल फॉर्म हो गई, हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। अब देखो बच्चे इसमें कुछ खास बात है, यूनिक है, ऐसी जब टेबल आती है हमारे पास तो हमें कुछ चीज़ सीखने को मिलती है। पहली चीज़ तो मैंने आपको यही बताई थी कि आई और ई इंटर रिप्लेसेबल है। अगर आई 30 है, ई 60 है, तो जब आई 60 होगा तो ई क्या होगा, 30 होगा। ये समझ में आ गया? सर एंगल ऑफ डेविएशन चेंज हो सकता है? अभी बता रहे हैं बच्चे, पहले ये समझ में आया या नहीं आया बच्चे बोलो। जैसे अगर आई 30 है, ई 60 है, तो जब आई 60 होगा तो ई क्या होगा, 30 होगा। जैसे अगर आई 40 है, ई 50 है, तो अगर आई 50 होगा तो ई क्या होगा, 40 होगा। मतलब ये तो कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, बट ध्यान रखना कुछ भी हो, बट जैसे मान लो किसी सिचुएशन में अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री है, लेट अस टेक, और एंगल ऑफ इमरजेंस है 65 डिग्री, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 65 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ इमरजेंस क्या होगा, 20 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? इंटर चेंज हो जाएगा। तो ये एक तो आपको ये चीज़ बच्चे बहुत जानना इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे यहाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है बच्चे, एक्चुअली क्या होता है जब हम ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, अब जब हम ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अलग अलग एंगल ऑफ इमरजेंस मिलता है, और अलग अलग एंगल ऑफ इमरजेंस के साथ साथ अलग अलग एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है। मतलब ये सारी वैल्यूज हमें अलग अलग देखने को मिलती है। बट एक्चुअली क्या होता है बच्चे, एक टाइम ऐसा होता है जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम देखने को मिलता है। अगर हम बात करें जब हम ये ग्राफ बनाते हैं, और कई बार जैसे हमें स्कूल में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने को मिलता है तो टीचर हमसे ग्राफ बनवाते हैं जो होता है एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्राफ। तो ग्राफ बच्चों अब हमें एक ग्राफ बनाने को मिलता है जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन का कर्व। ये कर्व कुछ ऐसा सा देखने को मिलता है, यू शेप सा होता है मिलता जुलता। अब ये जो कर्व बनाया है आप देख सकते हो इसके साथ मैच करेगा। देखो जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं, जब स्टार्टिंग में एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था तो एंगल ऑफ डेविएशन काफ़ी ज़्यादा था, फिर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन कम हुआ और कम हो गया, कम होता गया। कम होते 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 पहले देखो 50 से कम हुआ, 48 हुआ, 48 से 47 हुआ, फिर 47 से बढ़ गया, 49 हो गया। तो जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करते हो तो पहले एंगल ऑफ डेविएशन घटता है, फिर दोबारा क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। ये केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का केस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उस कंडीशन में क्या खास बात होती है, देखो बच्चे जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है क्या खास बात होती है, देखो बच्चे ध्यान से देखना क्या क्या खास बात होती है। इधर देखो, इधर देखो बच्चे, जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है उस टाइम फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, उस टाइम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इक्वल आते हैं, कुछ भी हो, जैसे यहाँ 45-45 हो या 40-40 हो, 50-50 हो, कुछ भी हो। बट जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है उस टाइम में आई और ई क्या होता है, इक्वल होता है उस टाइम पे। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है बच्चों, ये जो रे देख रहे हो ना बच्चे, ये रे, ये वाली रे, ये जो रे देख रहे हो, ये वाली रे, ये वाली रे रिफ्रैक्टेड रे, ये बेस के पैरेलल होती है। किसके पैरेलल होती है? अभी क्या ये बेस के पैरेलल लग रही है इस फिगर में? नहीं लग रही, थोड़ी सी तिरछी लग रही है, बट इन दैट केस ये जो रे होती है ये ठीक पैरेलल टू बेस होती है। रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस। ये ध्यान रखना बच्चे, ये कंडीशंस होती हैं जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है। एग्जामिनेशन में हम पे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे, टेबल से, कई बार टेबल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, मान लो एग्जामिनेशन में कभी कभार ऐसा हो जाएगा, इधर देखो बच्चे, मान लो इसको हमने मिटा दिया, पूछा जाएगा किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। बताओ क्यों बोला आपने 45?
थी कि जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होता है तो आई और ई इक्वल होता है। आपने आई और ई के बेसिस पे कहा कि जब आई और ई बराबर होते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम, इस पे आई और ई बराबर हैं तो इस पॉइंट पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा। या कभी कभार क्या होता है कि ई ना दिया हो और एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा हो, ऐसे लेटेस्ट कोई वैल्यू ले ली, जब मिनिमम डेविएशन होगा तो एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा? तो आई और ई इक्वल होगा। मिनिमम डेविएशन कब क्या है, कब कितना है? 43। तब एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा? तब एंगल ऑफ इमर्जेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, तो क्या होगा? 45। मतलब टेबल को लेके और इसको लेके कुछ क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएं तो आप बच्चे इस तरीके से कर सकते हो। तो हमने ये चीज़ बच्चे जान ली अच्छे से। तो अब दूसरा पॉइंट ये है कि चलो ठीक है, हमने काफ़ी कुछ जाना, ये सब एक्टिविटी जानी, एक्टिविटी में हमने प्लॉट करना भी जान लिया, टेबल बनाना भी जान लिया, टेबल से कुछ वैल्यूज भी जान ली, बट आगे हमें प्रिज्म में पढ़ना क्या है और इम्पोर्टेंट बचा हुआ क्या है आखिर? देखो अच्छा, इंपॉर्टेंट ये बचा हुआ है, इधर देखो बच्चे, इंपॉर्टेंट ये बचा हुआ है कि हम मिनिमम डेविएशन के केस के बेसिस पे कुछ फॉर्मूला डिराइव करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? फॉर्मूला डिराइव करते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें मिनिमम डेविएशन की रिलेशन होती है, एंगल ऑफ प्रिज्म की रिलेशन होती है और साथ साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म की रिलेशन होती है। एक फॉर्मूला हमारे पास डिराइव होता है जिसमें कुछ रिलेशंस होती हैं। अब क्या क्या रिलेशंस होती हैं बच्चे, थोड़ा सा मैं आपको बता देते हैं कि क्या क्या रिलेशंस होती हैं। अभी हम डिराइव कराएंगे इसके बारे में, डेरिवेशन होगा हमारा n2/n1 इज इक्वल टू साइन dm प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ये क्या है बच्चे? बैठो बच्चे, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन आता है हमारे पास। इसी एक्सप्रेशन में हमें मिनिमम डेविएशन का एंगल मिलता है, एंगल ऑफ प्रिज्म मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मिलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आउटसाइड मिलता है। मोस्टली आउटसाइड एयर होती है तो n1 को हम लोग 1 ले लेते हैं और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हो जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला आ जाता है। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल सकता है? देखो बच्चे, मान लो कि कोई एक प्रिज्म हमको दे दिया, कहा ये लो बच्चे अंकित ये प्रिज्म है, और आपको उसका एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया। सुन लो बच्चे अच्छे से, मान लो मैंने अंकित को कहा ये अंकित ये लो प्रिज्म और इसका एंगल ऑफ प्रिज्म इतना है, बता दिया। एक काम करो यार, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के बताओ, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के बताओ। तो ये बच्चे क्या करेगा? उस प्रिज्म को लेगा, मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा। क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट। जब ये बच्चा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेगा, इसके टेबल आएगी, टेबल से वो देखेगा मिनिमम डेविएशन क्या है, मिनिमम डेविएशन की वैल्यू यहाँ निकाल के पुट करेगा। अगर डीएम और ए है आपके पास, ये सब आ जाएगा और इससे आपके पास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ जाएगा। तो मतलब इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला है। तो अगर कोई अननोन वैल्यूज हैं, इनमें से कोई अननोन वैल्यू है तो हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपका इसका डेरिवेशन भी बताएंगे और इस पर क्वेश्चन भी देंगे। इसके डेरिवेशन के लिए हमको ये डेरिवेशन करना है और एक इसका एक्सप्रेशन निकालना है, ये एक रिलेशन है। तो ये ही मेनली डेरिवेशन जो है प्रिज्म का हम करते हैं। तो इसके डेरिवेशन के लिए हम एक प्रिज्म को एज्यूम कर लेते हैं और एक मिनिमम डेविएशन का केस एज्यूम कर लेते हैं। ये एक प्रिज्म है, हमने ये मान लिया कि लाइट इंसिडेंट हो रही है और मिनिमम डेविएशन का केस है। अब क्वेश्चन ये कई बार अराइज होता है कि मिनिमम डेविएशन का केस ही क्यों ले रहे हैं, बाकी केस क्यों नहीं ले रहे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम डेविएशन का केस क्यों ले रहे हैं, बाकी केस क्यों नहीं ले रहे। इधर देखो, यहाँ पर हमारे पास ये प्रिज्म है, हम लोग ये कंडीशन मान के चल रहे हैं कि जो मिनिमम डेविएशन का केस है। अब यही केस क्यों मान के चल रहे हैं मैं आपको बताऊंगा इसको बाद में। बट ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, ये रे ऐसे ट्रेवल कर रही है कुछ पाथ, और हमको ऐसा एक्सप्रेशन निकालना है जो हमारे लिए न्यूमेरिकल वगैरह में काम आएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में एक रिलेशन है, ये हमें निकालनी है। अब देखो बच्चे, इसमें कौन कौन से एंगल कौन कौन से होंगे। ये वाला एंगल क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? इसको हम कहते हैं R1 और इसको हम कहते हैं R2, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये कुछ नेमिंग हमने कर दी। अब बच्चे इसको इस पॉइंट को हम पॉइंट बी बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट सी बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट डी बोल देते हैं, ए बी सी डी। अब हमारा डेरिवेशन चालू हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखना इसको अच्छे से। तो डेरिवेशन में सबसे पहले हम
ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल अज्यूम करते हैं, तो ट्राइंगल BCD, देखो बच्चे कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, BCD, एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD, यहाँ से डेरिवेशन चालू होता है। अगर बच्चे BCD ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है, 180। तो किस किस का सम होगा बताना, 180? ये ट्राइंगल है हमारा, इस ट्राइंगल में एक एंगल तो हो गया R1, दूसरा एंगल हो गया R2, और बचा हुआ एंगल क्या हो गया, एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब क्वाड्रिलेटरल की हम बात करें तो क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल का सम कितना होता है, 360। अब ये क्वाड्रिलेटरल है बड़ा वाला, ये यहाँ से लेके ये पूरा क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन से एंगल आएंगे, पहला एंगल आएगा A प्लस ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे बच्चों, क्योंकि देखो बच्चे सरफेस है और ये नॉर्मल है, सरफेस में और नॉर्मल में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, 90 प्लस ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला C, ये वाला एंगल, दिस एंगल, ये एंगल क्या हो जाएगा, BCD। C भी लिख सकते हैं एंगल, बट हम BCD लिख रहे हैं। ठीक है, ये वाला एंगल क्या होगा फिर से 90, क्योंकि नॉर्मल में और सरफेस में कितना एंगल बनता है, 90, और इन सबका सम कितना होगा, 360 डिग्री। अगर मान लो 90 ये इधर हम इसको इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, ये 180 ये हो जाएगा A प्लस BCD, और 90 क्या हो जाएगा, 180। जब 180 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 360 में से, तो कितना बचेगा, 180। तो बच्चे हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन आई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन आई। अब हम एक काम करेंगे बच्चे, दोनों इक्वेशन जो आई हैं अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 180 डिग्री है और ये भी 180 डिग्री है, तो 180 के बराबर होगा, तो इसको इसके बराबर पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, R1 प्लस R2 प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू A प्लस एंगल BCD। BCD कट जाएगा, R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, एंगल A के इक्वल हो जाएगा, तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल A हो जाएगा। स्टार्टिंग में बच्चों को लगता है हम क्यों कर रहे हैं, बाद में हम आपको बताएंगे बच्चे स्टेप्स क्यों फॉलो कर रहे हैं और डायरेक्शन ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसी तरीके से क्यों फॉलो किया जा रहा है, इसका कारण है। स्टार्टिंग में तो कहते हैं रट लो, बट मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ऐसे ही स्टेप्स क्यों फॉलो किए, कोई और स्टेप्स क्यों नहीं लिए गए, ऐसे ही ट्राइंगल क्यों लिया गया, यही क्वाड्रिलेटरल क्यों लिया गया, इसी तरीके से इसको प्रोसेस क्यों किया गया, समझे बच्चों। तो इसके बारे में हम आपको नॉलेज देंगे सारा का सारा, बट अभी तो फिलहाल ये करो कि जैसे स्टेप हम आपको बता रहे हैं वैसे आप इसको ऑप्ट करो। अब देखो बच्चे ये हमारे पास ये आ गया। अब इसके अलावा देखो बच्चे एक चीज़ तो ये हो गई, अब एक दूसरी चीज़ के हम बारे में बात करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। आप लोग अच्छे से आराम से लिख लेना, मैं इसको पॉज कर दूंगा। एंगल ऑफ डेविएशन पहले देख लो। देखो बच्चे एंगल ऑफ डेविएशन, अब एक्चुअल में क्या होता है, जब हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर लाइट रे 2 बार डेविएट करती है। पता बच्चे अंकित कैसे, मैंने कैसे कहा लाइट 2 बार डेविएट करती है, किस ब्याह पे कहा, प्रिज्म में लाइट रे जब एंटर करती है तो 2 बार डेविएशन फॉलो करती है। शाबाश बच्चे, जब जैसे लाइट एक बार एंट्री कर रही है तो यहाँ डेविएशन हुआ, फिर यहाँ जब एग्जिट कर रही है तो 2 बार डेविएशन हुआ। तो ओवरऑल डेविएशन जो होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या होता है, ओवरऑल डेविएशन होता है। क्या होता है, ओवरऑल डेविएशन किसकी वजह से हुआ, दो बार हुआ ना। जैसे मान लो इनिशियली लाइट रे ऐसी जा रही थी यूं, और फाइनली लाइट रे कैसी जा रही है, ऐसी जा रही है, तो ये जो एंगल बनता है ये वाला, क्योंकि लाइट रे ऐसी जा रही थी और ऐसी जा रही है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, जिसे हम आमतौर पे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये एक बार डेविएशन की वजह से नहीं बना है, ये 2 बार डेविएशन की वजह से बना है, क्योंकि यहाँ पे कुल मिला के 2 बार डेविएशन हुए, 2 बार डेविएशन हुए। एक बार जब लाइट रे एंटर कर रही थी तब डेविएशन हुआ, और एक बार जब लाइट रे बाहर जा रही थी तो भी रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ और यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन हुआ। तो अगर हम देखें बच्चों स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट टाइम जब लाइट रे एंटर कर रही थी तो कितना डेविएशन हुआ, देखो जैसे मान लो अगर हम लिख दें डेविएशन 2 बार हुआ, डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2, कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं डेविएशन 1 कितना होगा, डेविएशन 2 कितना होगा। इसके लिए बच्चे हमें एक फिगर देखनी पड़ेगी, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, ये हमारा प्रिज्म है और हम इसका ना ड्रॉ करके दिखा रहे हैं यूं। हम पहले आपको इंसिडेंट पे दिखा रहे हैं कि कैसे लाइट डेविएट कर रही है। अगर लाइट डेविएट नहीं करती तो कैसे जाती लाइट रे, ये जो ब्लू लाइन है ये क्या शो कर रही है, डेविएट नहीं होगी। अगर लाइट डेविएट नहीं करती, अगर लाइट डेविएट नहीं करती तो पाथ कैसा होता बच्चे, ऐसा पाथ होता, मतलब ब्लू लाइन में जो दिखा रखा है
कुछ वैसा होता। थोड़ा सा ठीक कर देते हैं इसको। कुछ ऐसा पाथ होता लाइट का, ठीक है। अच्छा, इसमें नॉर्मल वगैरह भी ड्रॉ कर देते हैं। नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल होगी। ये एंगल क्या होगा बच्चे, होता ना इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा बच्चे ये दिखाना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। ये वाला एंगल कौन सा है बताना, जिसको हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना। आपसे जो पूछा जाए वो बात करनी है, उससे ज्यादा बात नहीं करनी है आपको कुछ, ठीक है। ये R1 नाम दे रखा है अच्छा हमने इसको, ठीक है। अच्छा ये बताना, अच्छा ये एंगल I है, ये R1 है, ये बड़ा वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल कितना होता, 90 माइनस ये वाला एंगल, ये वाला किस ब्याह पे कह रहे हो आप, I होता। ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, क्योंकि ये लाइन सीधी है, ये देखो ये लाइन सीधी जा रही है, ये सीधी जा रही है और ये सीधी जा रही है। तो अगर दो लाइन सीधी हो ऐसे, जैसे मान लो ये लाइन है, ये लाइन सीधी हो गई ये वाली, और ये सीधी लाइन हो गई। अगर ये I है तो ये पूरा भी क्या होगा, I होगा, ठीक है ना। ये जो कंप्लीट ब्लू वाला है, कंप्लीट ब्लू वाला है, जो ब्लू वाला कंप्लीट है, ये कितना होगा, I होगा, ठीक है। अब इधर देखो बच्चे, बोर्ड पे देखो भाई, देखो बच्चे, लाइट रे अगर डेविएट नहीं करती तो कैसे जाती, ऐसे जाती, इतना क्या एंगल बनता तब अगर लाइट डेविएट नहीं करती तो नॉर्मल के साथ क्या एंगल बनता, देखो I से थी और जाती भी किससे, I से, बट अब I से ना जाके कितने से जा रही है, R1 से जा रही है। तो यहाँ पर लाइट रे यहाँ जाने की बजाय यहाँ जा रही है, तो जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस कितना होगा, ये बचा हुआ एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है बचा हुआ, ये रेड वाला, ये डेविएशन हो गया। क्योंकि लाइट रे कैसे जा रही थी, देखो एक बार अच्छे से देखो, लाइट रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, ऐसे जाने की जगह कैसे जाने लगी, ऐसे। तो इतना जो डिफरेंस है, पहले पाथ ये था, ये वाला पाथ था, अब ये वाला पाथ है, तो इतना डेविएट कर गई लाइट। पाथ देख रहे हो क्या चेंज हुआ, फिर से देखो एक बार अच्छे से, लाइट रे का जो पाथ था ऐसा होता, कैसा होता, ऐसा डॉटेड लाइन, और वो कैसे चली गई, सीधी चली गई। तो कितना डेविएट कर गई, इतना डेविएट कर गई। तो हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल, जो रेड वाला एंगल है ये निकालना है। कोई बच्चा बता सकता है इस फिगर में रेड वाला एंगल कितना आएगा, ये पूरा एंगल है I और ये छोटा वाला एंगल है R1। तो रेड वाला क्या है, अगर इस पूरे में से ब्लैक वाला, ब्लू में से ब्लैक वाला माइनस कर दो तो रेड वाला आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, I माइनस R। तो फर्स्ट टाइम जो डेविएशन हुआ वो हुआ I माइनस R1। एक बार बच्चे अच्छे से देख लेना ज्योमेट्रिकली, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, पर्सनल लेवल पे देखो। मैं फिर से बताता हूँ, लाइट रे ऐसे जा रही थी, ऐसे की जगह ऐसे जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही थी, इतना एंगल ये फर्स्ट टाइम इतना डेविएशन फॉलो, इतना डेविएशन हुआ बच्चे। तो अब लाइट रे बच्चे फर्स्ट टाइम इतना डेविएशन उसको होता है, बताते हैं बच्चे। देखो बच्चे, डेल्टा 1 डेल्टा 2 में फिर से बता देता हूँ। जब लाइट प्रिज्म में जाती है तो दो बार डेविएशन फॉलो करती है। एक बार जब यहाँ आ रही होती है, एंटर कर रही होती है तो डिफ्लेक्ट करती है, दूसरी बार बाहर निकलते हुए डिफ्लेक्ट करती है। तो जो टोटल डेविएशन है वो दो बार डेविएशन से मिलकर बना होता है, क्योंकि ओवरऑल जो डेविएशन है दो बार हुआ, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम एंटर करते हुए इतना हुआ, बाहर जाते हुए जो हुआ उसको मैं आपको फिगर से नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्टली लिख दूंगा, क्योंकि मैंने आपको एंटर करते हुए बता दिया है ना। बाहर आते हुए होगा E माइनस R2। अब मैं इसको ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको एक समझा दिया है, तो दूसरा भी उसी तरीके से आने को आ जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए, जब लाइट प्रिज्म में जाती है तो दो बार डेविएशन फॉलो करती है। एक बार ठीक है बच्चे, थैंक यू, कर देते हैं सही डेविएशन, ठीक है बच्चे। तो दो बार डेविएशन फॉलो करती है, एक बार ये, एक बार ये। अब देखना बच्चों, इसको अगर मैं सेपरेट आउट करूं, I और E को साथ लिख दूं तो क्या हो जाएगा, I प्लस E हो जाएगा माइनस R1 प्लस R2, ऐसे लिख दिया जाएगा बच्चे। I और E को और R1 और R2 को अलग अलग सेपरेट करना है, तो हमने इस तरीके से कर लिया। यहाँ साइन माइनस साइन कॉमन ले लिया, इस तरीके से उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो बच्चे, यहाँ पर ऊपर से देखो, A किसके बराबर है, R1 प्लस R2। तो हम चाहें तो R1 प्लस R2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं, A पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस A।
अब हम आपको एक क्वेश्चन का आंसर देते हैं बच्चे। हम इतना मत्था पच्ची करके जैसे हमने यहाँ पे किया, कुछ सिंप्लीफिकेशन किया, हमने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाए। हरी बता सकते हो बच्चे क्या फायदा है इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाने का? कुछ आइडिया, एस्टिमेशन? सर आपका वो निकल जाएगा ना, अगर आप मान लो मिनिमम डेविएशन का केस निकालो। अच्छा ये बताना, R1 R2 की फॉर्म में से अच्छा IE? एंगल ऑफ प्लेसमेंट सर हमको पता होगा ना, R1 R2। वेरी गुड बच्चे, पता होगा। R1 R2 पता इजिली नहीं पता होगा। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जिसको निकालना मुश्किल होता है, उससे ज़्यादा प्रेफर हम ये करते हैं कि जिसकी वैल्यूज़ हमें नो उसकी फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट कर देना। मतलब हमारे पास ये वैल्यूज़ थी जो R1 और R2 था, उसको निकालना थोड़ा दिक्कत अगर हो तो I और E ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो ज़्यादा इजीली पता चल जाती हैं। अगर एक प्रिज्म की बात करें तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, ये 3-4 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये बच्चे इसके फॉर्म में निकाल लेना ज़्यादा बेटर रहता है। बट मैं आपको बताऊंगा फिर भी हमने ये आगे किया क्यों। अब एक्चुअल में क्या होता है, एक्सप्रेशन आ गया, बट अभी तक ये डेरिवेशन का पूरा पार्ट नहीं है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है कि कैसे कैसे हुआ। डेरिवेशन का मेन पार्ट ये चालू होता है जब हम मिनिमम डेविएशन का केस एज्यूम करते हैं। अभी तक हमने इसमें मिनिमम डेविएशन का केस एज्यूम ही नहीं किया। अभी तक हम बेसिकली आपको बता रहे हैं कि डेविएशन क्या होता है। ये जो डेविएशन का केस है ये हर केस के लिए वैलिड होगा, चाहे मिनिमम डेविएशन हो या ना हो। ये तो हमने इन जनरल फॉर्मूला बताया आपको डेविएशन का, चाहे मिनिमम डेविएशन वाला केस हो या ना हो, ये हर केस में क्या होगा, वैलिड रहेगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों बात? बट मिनिमम डेविएशन के केस में क्या खास बात होती है? देखो मिनिमम डेविएशन के केस में क्या खास बात होती है? फॉर मिनिमम डेविएशन, इधर देखो बच्चे, मिनिमम डेविएशन में हम लोग जो डेविएशन होता है उसको DM लिख देते हैं। दोबारा से सुन लो बच्चों मेरी बात को, जब मिनिमम डेविएशन का केस होता है उस केस में हम डेल्टा जो डेविएशन होता है उसको क्या लिख देते हैं, कैपिटल DM। ध्यान रखना बच्चे, उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। फॉर केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन इज रिप्रेजेंटेड बोर्ड पे। अगर हम यहाँ पर I और R की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन फाइनली मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ भी हम लोग रिफ्रैक्शन का फिनोमेना देखते हैं तो स्नेल्स लॉ हमेशा हम यहाँ यूटिलाइज करते हैं। तो ये है। अब चक्कर क्या बच्चे, ये I और R की वैल्यू है वो हम इन्हीं इक्वेशन से निकालेंगे। तो देखो बच्चे ये हमारी इक्वेशन है। तो जब मिनिमम डेविएशन का केस होगा तो हम डेल्टा को क्या लिख देंगे, DM। I प्लस E को E की जगह I लिख सकते हैं, E की जगह I लिख सकते हैं क्योंकि ये तो ये हो जाएगा 2I माइनस A। अब यहाँ से I निकालना है, I कितना आएगा बच्चे, A को इधर ले जाओ, I क्या हो जाएगा, DM प्लस A/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इस इक्वेशन से हम लोगों ने ये इसको लिखा और इससे हमने I की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही अगर हमको यहाँ पर R की वैल्यू चाहिए, R की यहाँ, तो इसमें आप R1 R2 बराबर होता है R के। तो अगर R1 R2 R बराबर होगा तो ये R प्लस R क्या हो जाएगा, 2R इज इक्वल टू A, और R क्या हो जाएगा, A/2। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी और ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ में पुट कर देंगे अपना एक्सप्रेशन निकालने के लिए। जल्दी लिख लो बच्चे। अब हम यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं ये पुट कर देते हैं, I और R की वैल्यू पुट कर देते हैं। इधर देखो, N1 साइन I कितना है बच्चों यहाँ पर, DM प्लस A/2 इज इक्वल टू N2 साइन R की वैल्यू कितनी बच्चों, A/2। नहीं हटेगा, नहीं हटेगा भाई, क्या बोल रहा है? कहाँ से आए हो इसके, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, N2/N1 इज इक्वल टू साइन DM प्लस A/2 डिवाइडेड बाय साइन A/2। सर ये 1 हटा दो, N1 हटा दो। सर N1 नहीं देगा। देखो बच्चों, अब क्या है कि अगर बाहर का मीडियम, अगर एयर हुआ तभी तो हटेगा। बाहर का मीडियम अगर एयर हुआ, यहाँ N1 क्या है, N2 क्या है, N1 ये बाहर का मीडियम है और N2 ये प्रिज्म का मीडियम है। अगर N1 एयर हुआ तो ये 1 हो जाएगा इफ एयर, वरना ये ऐसे ही रहेगा। अब बच्चे इसे लिख लो, हम क्वेश्चन दे रहे हैं। सर एक मिनट, बोलो सर ये तो आपका मतलब तभी काम करेगा ना जब ये क्या था? क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक इक्विलेटरल प्रिज्म है और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री है। बोला गया है कि उस प्रिज्म से जब लाइट पास होगी तो उस लाइट की स्पीड क्या होगी।
तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, कई बार बच्चे सोचते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट क्यों पूछा गया, इसका कोई रिलेशन तो है नहीं। देखो बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट आपको मालूम करना है तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम होना चाहिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये रिलेशन है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें प्रिज्म का क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म निकालना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला है। N2 क्या होता है प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N1 आउटसाइड का है। आउटसाइड मीडियम क्या दे रखा है, एयर दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। साइन मिनिमम डेविएशन कितना दे रखा है 30। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल प्रिज्म है 60 डिग्री हो जाएगा बाय 2। साइन ये कितना हो जाएगा बच्चे 60 बाय 2, क्या हो जाएगा ये साइन 90 बाय 2 क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री। ये कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 1/√2 1/2, ये इधर आ जाएगा 2/√2 क्या हो जाएगा √2। ठीक है बच्चे, तो N2 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास यहाँ से आ गया। अगर आपके पास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया तो प्रिज्म में लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करेगी वो भी आ जाएगी। कैसे आएगी, V = C/N 3 × 10⁸ /√2 मीटर पर सेकेंड। सर दिल्ली का मैच देखा था? नहीं।